हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिकल मॉडल, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ पॉलीगॉन। तो ये जो लॉ ऑफ पॉलीगॉन हमें पढ़ना है, इस लॉ ऑफ पॉलीगॉन को मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ और बाद में इसके हम डेफिनेशंस हम पढ़ लेंगे। मान लेते हैं अपने पास में कुछ वेक्टर्स अवेलेबल है। सपोज टू बी ये पहला वेक्टर अपने पास में अवेलेबल है, इसके बाद में इसका नाम P1 हमने रख दिए। ये दूसरा वेक्टर अपने पास में अवेलेबल है, इसका नाम हमने P2 रख दिए है। तीसरा वेक्टर अपने पास में अवेलेबल है, इसका नाम हमने P3 रखे, नाम कोई भी आप रख सकते हैं। और चौथा वेक्टर अपने पास में अवेलेबल है, जिसका नाम हमने रखे P4। अब देखो ये चार वेक्टर्स अपने पास में अवेलेबल है, P1, P2, P3 और P4। अब इन चारों वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो एडिशन करने के बाद में इनका जो एडिशन रहेगा वो कितना आएगा। तो इनकी जो एडिशन आने वाली है वो कितनी रहेगी, जो भी एडिशन आएगी, एडिशन से भी एक वेक्टर मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्या है, वेक्टर। और इन वेक्टर्स के सभी एडिशन से क्या मिलेगा अपने को, और एक वेक्टर मिलेगा। अब ये जो चारों वेक्टर है, चारों वेक्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, इनकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, P2 इस डायरेक्शन में, P3 की डायरेक्शन होगी, P4 की डायरेक्शन होगी। तो सबसे लास्ट में इनके एडिशन से जो वेक्टर मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो पहले वेक्टर के टेल से लेकर सबसे लास्ट वाला जो वेक्टर है उसके हेड तक, मतलब यहाँ से हम ये वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये यहाँ तक रहेगा। तो इन सभी का रिजल्टेंट क्या रहेगा, ये वाला वेक्टर रहने वाला है। तो हमने क्या कर दिया, इन सभी वेक्टर्स को ऐड करके एक नया वेक्टर फाइंड आउट किए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ पॉलीगॉन के हिसाब से हम कुछ वेक्टर्स को ऐड करके उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये जो प्रोसेस है ये है एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, और इनमें जो वेक्टर्स है, बहुत सारे वेक्टर्स अवेलेबल रहेंगे अलग अलग डायरेक्शन के, और उन सभी को ऐड करके हम उनका एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने वाले। तो अभी इसकी डेफिनेशन और थ्योरी के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। इफ़ नंबर ऑफ़ वेक्टर्स आर टू बी एडेड, मतलब बहुत सारे वेक्टर्स अपने को ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, वी कैन मेक यूज़ ऑफ द लॉ ऑफ पॉलीगॉन। तो हमें लॉ ऑफ पॉलीगॉन को यूज़ करना है, विच इज़ रिपीटेड यूज़ ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। और लॉ ऑफ पॉलीगॉन में क्या होता है, बहुत बार हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिए है, ठीक है। इफ़ नंबर ऑफ़ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर्स है और इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी है, और उनकी क्या है, डायरेक्शन भी है। बाय द साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट पॉलीगॉन। देखो जब भी मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको, ये एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, ये लाइन, तो 4 लाइन वाला एक इनकम्प्लीट पॉलीगॉन था। पॉलीगॉन मतलब जिसको बहुत सारे साइड होते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल। तो इनकम्प्लीट पॉलीगॉन था। तो इनकम्प्लीट पॉलीगॉन में ये जो साइड्स थे, ये सभी साइड्स क्या थे, वेक्टर। तो अपने पास में पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर अवेलेबल था। तो इन सभी को जोड़ जोड़ के एक इनकम्प्लीट पॉलीगॉन तैयार हो गया था, और सबके एडिशन से रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ये वाला अपने को मिला था। If number of vectors are represented in magnitude and direction by the sides of incomplete polygon, मतलब इस पॉलीगॉन के जो साइड्स थे वो साइड्स कुछ वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते इन ऑर्डर, मतलब कंटिन्यूटी में, then resultant is represented in magnitude and direction by the remaining side of the polygon। तो इन सभी का जो रिजल्टेंट था वो क्या आ गया, ये वाला आ गया। और ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, पहले वेक्टर के टेल से एंडिंग के वेक्टर के हेड तक, डायरेक्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम टेल बोलते हैं, और एंडिंग के वेक्टर का हेड, मतलब इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर, पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से हमने ज्वाइन किए ये वेक्टर कहाँ तक, लास्ट वाले वेक्टर का एंडिंग पॉइंट तक हमने ज्वाइन किया, मतलब पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक हमने ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पर और एक काम हमने कर दिए, जैसे आपको ये डायग्राम दिखता है, नेमिंग वगैरह सब कुछ हमने दे दिए। नेमिंग आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब O से लेकर B हम ज्वाइन करेंगे, और O से लेकर C भी ज्वाइन करेंगे। जब हमने O से लेकर B ज्वाइन किए तो अपने पास में ये ट्रायंगल तैयार हो गया, OAB। इस ट्रायंगल की ही हम बात करेंगे, OAB की। तो देखो OAB, इस ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं, इन ट्रायंगल OAB, OB इक्वल्स टू P1 प्लस P2।
ओ बी देखो, ओ से लेकर बी ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करेंगे तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या होता है। अगर पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, अगर ये दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर ट्रायंगल की तीसरी साइड इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये आपने पढ़े नहीं होगे तो लास्ट वीडियो अच्छे से एक बार पढ़ लेना आपको। तो P1 प्लस P2 मिलकर क्या हो जाएगा, P1 बार प्लस P2, ठीक है। और ये P1 बार प्लस P2 मतलब क्या है, O से लेकर B, इसे OB लिखो या फिर P1 बार प्लस P2 लिखो। तो देखो OB बार ये O से लेकर B बार ये कैसे मिलता है, P1 प्लस P2 को ऐड करने पर। P1 प्लस P2 इक्वल्स टू P1 प्लस P2, मतलब ही क्या है, O से लेकर B बार। हम नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं। अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे OBC। देखो OBC ये जो सेकंड ट्रायंगल है इसकी हम बात करने वाले हैं। तो OB और इस तरह से इस ट्रायंगल की हम अभी बात करेंगे, ठीक है। OBC। तो यहाँ पर देखो ये वाला एक पहला वेक्टर है OB, फिर ये BC वाला दूसरा वेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो है दूसरा वेक्टर अवेलेबल है अपने पास में, और ये एक तीसरा वेक्टर अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी देखो OB क्या है, P1 प्लस P2, B से लेकर C क्या है, P3, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू ये तीसरी साइड मिलेंगी जिसका नाम क्या है, P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार, और इसका हम नाम रखेंगे O से लेकर ये क्या है, C है, OC। तो OC बार फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को अपने को, मतलब इसको और इसको अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो OC बार के लिए P1 प्लस P2 बार प्लस P3 बार। तो देखो OBC ट्रायंगल में OC बार इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 हो गया। अब लास्ट वाला ट्रायंगल बचा अपने पास में। तो ये जो लास्ट वाला ट्रायंगल अभी बचा है इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो देखो लास्ट वाला ट्रायंगल OC और ये क्या है, D, इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे। तो O से लेकर C ये साइड क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3, C से लेकर D क्या है, P4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली साइड मिलेंगी और इसका नाम क्या है, OD, या फिर आप DO बोल सकते हैं। तो OD इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। देखो OD इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 और ये P4 मिलकर ये साइड बनी कौन सी, OD। इस तरह से हमने क्या कर दिए, ट्रायंगल लॉ को बार बार यूज़ करते हुए लॉ ऑफ पॉलीगॉन प्रूव कर दिए। और लॉ ऑफ पॉलीगॉन के हिसाब से बात ऐसी है कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स है और बहुत सारे वेक्टर किसी पॉलीगॉन के, ये पॉलीगॉन है ना, तो बहुत सारे वेक्टर्स मतलब कौन से वेक्टर, सपोज टू बी ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, तीसरा वेक्टर हो गया और ये चौथा वेक्टर। तो ये बहुत सारे वेक्टर किसी तो भी पॉलीगॉन के, इनकम्प्लीट पॉलीगॉन के साइड रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी का रिजल्टेंट क्या रहेगा, ये रहने वाला है, ठीक है। पहले है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या है, पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स अपने पास में अवेलेबल है, सपोज टू बी ये पहला वेक्टर हो गया जिसे आप O से लेकर A बोलो या फिर P बार बोलो, फिर अपने पास में दूसरा वेक्टर है जिसे आप OB बोलो या फिर Q बार बोलो। तो जब दो वेक्टर्स अपने पास में अवेलेबल है और दोनों वेक्टर के बीच में कुछ तो भी एंगल है, सपोज टू बी थीटा नाम का एंगल है। अब यहाँ पर अपने को इन दोनों वेक्टर के हेल्प से हमें बनाना है पैरेललोग्राम। क्या बनाना है अपने को, पैरेललोग्राम। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो P बार नाम की या फिर OA नाम की साइड है इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये हमने ड्रॉ कर ली। इसके पैरेलल हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ रहा होगा। हम यहाँ पर पैरेललोग्राम यहाँ पर क्रिएट कर दिए। हम डेफिनेशन पर भी आएंगे लेकिन फ़िलहाल मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद में हमने क्या कर दिए, C पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और OA वाली जो लाइन थी इसको हमने एक्सटेंड करके यहाँ पर मिला दिए, तो क्या बन गया, D। तो आपको
ये जो पॉलीगॉन का डायग्राम था वो आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ से O से लेकर C तक इस पॉलीगॉन का जो डायगोनल था, सॉरी पैरेललोग्राम का डायगोनल, वो हमने ज्वाइन कर दिए। इतना आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पॉइंट देखते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, देखो ये O पॉइंट है, O पॉइंट से ही पहला वेक्टर ये निकला P बार, O पॉइंट से ही दूसरा वेक्टर निकला ये वाला Q बार। ठीक है, तो इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही सेम पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये जो P बार और Q बार है इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड है, और इनकी क्या है, डायरेक्शन भी है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये पैरेललोग्राम है ऐसा, ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम के दो साइड, मतलब ये पहली साइड और इसी के साथ वाली दूसरी साइड, ये एडजेसेंट साइड। तो किसी तो भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर शो करते हैं। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर, फिर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इज गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, इन दोनों को मिलकर जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो क्या रहेगा, डायगोनल रहेगा, मतलब ये रहेगा R बार इस पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो यही क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स, ये पहला वेक्टर P बार और दूसरा वेक्टर Q बार, अगर दो वेक्टर्स एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे, सपोज टू बी O से स्टार्ट हो रहे, तो फिर ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या रहेगा, इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल रहेगा। यही है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम का डायगोनल कहाँ से स्टार्ट होता है, इनके कॉमन पॉइंट से, मतलब O से अप टू द C पॉइंट तक स्टार्ट होता है। तो हम इस डायग्राम को अभी कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर टू वेक्टर्स, हमने टू वेक्टर कंसिडर कर लिए, एक का नाम P है और दूसरे का नाम Q है, P बार और Q बार, ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप मतलब अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन है, विद देयर टेल्स एट द पॉइंट O। इन दोनों वेक्टर के देखो, ये P बार और Q बार, इनका टेल पॉइंट कहाँ पर है, O पॉइंट पर अवेलेबल है। इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, थीटा का एंगल बन रहा है। ठीक है, जॉइन BC एंड AC, हमने यहाँ पर देखो B से लेकर C ज्वाइन किए थे, वैसे ही A से लेकर C भी हमने ज्वाइन किए, मतलब अपोजिट साइड हमने ज्वाइन करके यहाँ पर क्या फॉर्म कर दिए है, पैरेललोग्राम हमने बना दिए हैं। ठीक है, टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम OACB, OACB ये पैरेललोग्राम हमने बना दिए हैं। OA की साइड कितनी है, मतलब क्या बोलेंगे हम इसे, P बार, इसको नाम दे दिए OA को P बार, OB को क्या नाम दे दिया हमने, Q बार, OB को नाम दे दिए Q बार। एज द एडजेसेंट साइड्स, ये क्या है, एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर ये R बार होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ के वेक्टर्स एडिशन के हिसाब से अगर ये पहला ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करते हैं, कौन सा ट्रायंगल, OAC नाम का है ट्रायंगल, तो पहली साइड क्या है P बार, दूसरी साइड क्या है Q बार, इक्वल्स टू तीसरी साइड क्या मिलेंगी, R बार। ठीक है, तो ये P बार प्लस Q बार इक्वल्स टू R बार, इनके हम नाम भी लिख सकते हैं, या फिर इनको OA को जैसे नाम दिया था P बार, AC को नाम दिया था Q बार, OC को नाम दिया था हमने R बार। तो इस डायग्राम के हिसाब से OA बार प्लस AC बार इक्वल्स टू ये जो थर्ड वेक्टर है OC बार मिलता है। आपको पता है हमने यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बनाने के बाद में C से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे, और ये जो OA वाली लाइन एक्सटेंड किए थे, और यहाँ पर पॉइंट मिला था D। ये किस लिए किए हमने, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है बीच का, ये रिजल्टेंट की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने किए। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद में देखो एंगल BOA की बात करेंगे। ठीक है, एंगल BOA कौन सा था, BOA जो स्टार्टिंग एंगल क्या था, थीटा। ये अगर थीटा हो जाता है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो रहा है। ठीक है, देखो BOA और CAD ये दोनों एंगल क्या हो गए, थीटा हो गए। ये तो आपको प्रॉपर्टी पता होंगी, ये दो पैरेलल लाइन्स है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो और ये एंगल क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल वाली इसकी प्रॉपर्टी रहती है। फिर
तो ये थीटा नाम का एंगल हो गया इन दोनों का, ठीक है। अब अपने को ये भी पता है कि ओ बी ए सी ये दोनों क्या है, क्यू बार। देखो ओ बी और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, ये क्या हो गया दोनों क्यू बार। वैसे ही ये दोनों अपोजिट साइड क्या हो गया, पी बार हो गया, ठीक है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी सी, इसी की हम बात करेंगे, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल को। तो ए से लेकर डी, डी से लेकर सी और सी से लेकर ए। तो ये क्या है, यहाँ पर 90 का एंगल है, मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे कॉस थीटा का। अब देखो कॉस थीटा इक्वल टू अपने को पता है एडजेसेंट साइड अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो थीटा की एडजेसेंट साइड क्या होगी, लगत की साइड वाली ए डी, तो एडजेसेंट साइड की जगह हमने लिख दिया ए डी। और हाइपोटेनियस क्या है इस ट्रायंगल में, हाइपोटेनियस है ए सी, ये वाला है हाइपोटेनियस ए सी। तो अपॉन में हाइपोटेनियस की जगह क्या लिख दिए, ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए सी यहाँ पर डिवाइड है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए डी इक्वल टू ए सी इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। ए डी इक्वल टू ए सी इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक है। ए सी अपने को पता है, देखो ए से लेकर सी क्या है, क्यू बार, इसलिए ए सी की जगह क्या दे दिया हमने, क्यू बार। और ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमने क्या किए थे, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यूज़ किए थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी साइन थीटा का भी रेशियो हम यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड क्या है, देखो इसकी अपोजिट साइड ये वाली, ये क्या है, डी सी, डी से लेकर सी। तो अपोजिट साइड क्या है, डी सी, और हाइपोटेनियस पता था अपने को ए सी, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू डी सी बाई ए सी हो गया। और यहाँ पर डी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए ये जो डिवाइड था ए सी, ये इधर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी इंटू साइन थीटा, ए सी साइन थीटा। तो डी सी इक्वल टू ए सी साइन थीटा हो गया। और ए सी की वैल्यू अपने को क्यू पता थी, देखो ए से लेकर सी क्या था, ये क्यू, ए सी की जगह रख दिए क्यू। तो इस तरह से डी सी इक्वल टू क्यू साइन थीटा हो गया, और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे ये जो ट्रायंगल है ओ डी सी, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस का थ्योरम। आपको पता है पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, दो साइड के स्क्वायर की एडिशन इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर होता है। तो देखो ओडीसी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर होता है। आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिए होंगे तो वहाँ पर क्रॉस चेक अच्छे से कर लेना। अब देखो ओ डी, ये ओ डी क्या चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। ओ से लेकर डी में दो सेगमेंट्स हैं, ओ से लेकर डी में क्या है, दो सेगमेंट, ओ से लेकर ए भी है और ए से लेकर डी भी है, ठीक है। तो देखो ये जो ओ डी था, ओ डी की जगह हमने क्या लिखी है, ओ ए प्लस ए डी, ब्रैकेट का स्क्वायर था तो ये कर दिया हमने स्क्वायर, डी सी को एज इट इज़ रख दिया, डी सी का स्क्वायर। अब ध्यान दो ये ओ ए प्लस ए डी होल स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के हिसाब से एक्सपांड करेंगे। ये फार्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। पहले टर्म का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, ओ ए, इंटू सेकेंड टर्म क्या है, ए डी, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है, ए डी, और उसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस ये जो रिमेनिंग टर्म थी डी सी स्क्वायर एज इट इज़ हमने रख दिए। तो इस तरह से अपने को ये इक्वेशन मिली थर्ड, ठीक है। में हम क्या करेंगे, ये जो छोटा ट्रायंगल है ए डी सी, इसमें भी हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। और इस इक्वेशन नंबर 4 को हम थर्ड वाले इक्वेशन में यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये वाली जो लिखा है रेड पेन से, ये क्या है, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस थर्ड इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो हमें ये वाली फोर्थ इक्वेशन इंसर्ट करनी है। थर्ड इक्वेशन में देखो ये क्या लिखा है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इसी की जगह हम कुछ लिखने वाले हैं। और ये कहाँ से लाएंगे, फोर्थ इक्वेशन से। देखो फोर्थ इक्वेशन क्या बोलती है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर कितना होता है, ए सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर, और बाकी टर्म एज इट इज़। देखो ओ सी स्क्वायर एज इट इज़, ओ ए स्क्वायर एज इट इज़, ट्वाइस ओ ए डी एज इट इज़। अब ये ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखे, ए सी स्क्वायर हमने लिख दी है, ठीक है। अब और इसको हम और कन्वर्ट कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी इक्वेशंस फाइंड आउट किए फर्स्ट एंड सेकंड। ओ ए
एज इट इज़ ट्वाइस ओ ए। अभी जो ए डी है, ए डी को हम रिप्लेस करेंगे कैसे, पहली इक्वेशन से। इक्वेशन 1 अपने पास थी ए डी इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, तो ए डी की जगह हमने लिख दिए ए सी कॉस थीटा प्लस ए सी स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, अब इन सब के जो वैल्यू थे, हम ओ ए को क्या बोल रहे थे, ओ सी को क्या बोल रहे थे, ये सभी के वैल्यूज़ हम लौटा देंगे। तो ओ सी था आर स्क्वायर, ओ ए था पी स्क्वायर, ओ ए पी था, ए सी था क्यू कॉस थीटा एज इट इज़, ए सी था क्यू। तो इन सभी के वैल्यूज़ हमने लिख दिए। इस तरह से ये इक्वेशन अपने पास में आ गई, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर जबकि आर का स्क्वायर है और हमें सिर्फ आर चाहिए, ये आर क्या चीज़ है बच्चों, यह डायगोनल, उस डायगोनल को हम फाइंड आउट करने वाले थे, ये है उस डायगोनल की वैल्यू आर। तो आर स्क्वायर आया था, तो आर स्क्वायर से आर बनाने के लिए हमें ये जो साइड है राइट हैंड साइड को हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में ये राइट हैंड साइड की टर्म हमने जैसे के वैसे लिख दी और लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हट गया। या फिर ऐसे आप बोल सकते हो कि यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, देखो मैं आपको करके बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ऐसे ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये क्या हो गए, कैंसल, इसलिए क्या बचा सिर्फ आर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट में ये टर्म बच गए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मिला है ये क्या है, आर की वैल्यू। दिस इक्वेशन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, और ये होगी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अभी ये आर की वैल्यू मिल गई। देखो ध्यान दो बराबर डायग्राम में, ये जो था बीच में ये जो डायगोनल है ये क्या है, आर। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ये अपने को तो यहाँ पर डायग्राम में दिखती है, डायरेक्शन क्या है। एक्चुअली किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन पूछते हैं मतलब उसका एंगल बताना पड़ता है। तो ये अगर आर है, ये अगर आर है, आर की वैल्यू अपने को मिल गई है, लेकिन आर की डायरेक्शन क्या है, डायग्राम के हिसाब से समझता है ये डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन पूछने पर हमें एंगल बताना पड़ता है। तो ये एंगल हमने कंसीडर कर लिए अल्फ़ा, इसका नाम रख दिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, और ये जो डायग्राम के हिसाब से हम देख रहे हैं इसका जो अल्फ़ा नाम रखे, और जहाँ पर भी अपने को पता है कि एंगल के बारे में कुछ इंक्वायरी देना है अपने को, मतलब एंगल रिप्रेजेंट करना है, तो हमें यूज़ करना पड़ता है टैन का रेशो। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे जहाँ पर भी एंगल फाइंड आउट करने वाली बात है टैन का फॉर्मूला लगता है, तो टैन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो हम यूज़ करने वाले हैं। देखो ट्रायंगल ओ डी सी, ठीक है, ओ डी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ओ डी सी में अगर हम टैन थीटा का रेशो यूज़ करते हैं, ठीक है, ओ डी सी में हम क्या करेंगे, टैन थीटा का रेशो हम यूज़ करने वाले हैं। ध्यान दो, इन ट्रायंगल ओ डी सी बोलो या फिर ओ सी टी बोलो, तो ठीक है। तो टैन थीटा, लेकिन थीटा क्या था वहाँ पर, अल्फ़ा, हमने नया नाम दिए थे, वो क्या था, अल्फ़ा। क्योंकि थीटा क्या था, थीटा कंप्लीट एंगल, और हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ अल्फ़ा, और अल्फ़ा में निकाल के हम क्या बताने वाले हैं कि ये जो आर वाला वेक्टर है कितने एंगल पर है वो हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए अपने को उस ट्रायंगल में टैन अल्फ़ा का रेशियो यूज़ करना पड़ेगा। टैन अल्फ़ा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, अपोजिट साइड, अल्फ़ा की अपोजिट साइड, फिर से देख लेते डायग्राम। देखो अल्फ़ा की अपोजिट साइड, ठीक है, अल्फ़ा की अपोजिट साइड ये है सी डी, और एडजेसेंट साइड क्या है, ओ डी, हाइपोटेनियस क्या है, ओ सी। ठीक है, तो टैन अल्फ़ा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड से डी सी या फिर सी डी बोल दो, ओ डी या फिर डी ओ बोल दो। ठीक है, अब ये जो डी सी था एज इट इज़ रख दिए, लेकिन ओ डी क्या चीज़ है, देखो डायग्राम एक बार, ओ से लेकर डी, इसमें दो पार्ट है, ओ से लेकर ए भी है और ए से लेकर डी भी है। तो ओ डी के जगह हमने लिख दिए ओ ए प्लस ए डी। ठीक है, और डी सी क्या है, इक्वेशन नंबर आप 1 देखो, दिखा आपको इक्वेशन नंबर 1, लिख लिए होंगे आपने, तो इक्वेशन नंबर 1 देख लो। इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से डी सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू साइन थीटा। ठीक है, डी सी देख लो आप पलटा के, इक्वेशन नंबर 1 देख लो, 1 और 2, मुझे लगता है इक्वेशन नंबर 2 में होगा डी सी, है ना। तो डी सी की जगह हमने क्या रखे हैं, इक्वेशन 2 से यूज़ किए क्यू साइन थीटा। ओ ए की वैल्यू कितनी थी, आप अगर डायग्राम देखते हो तो ओ ए की जगह आपको दिखेगा पी बार, ए डी
AD हमने ऑलरेडी इक्वेशन में निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और AD क्या है, Q sin थीटा, इसलिए AD की जगह हम क्या रखेंगे, Q sin थीटा। इस तरह से सबके वैल्यूज़ हमने लिख दिए। अब हमें सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो टैन को शिफ्ट कर देंगे उधर में, तो टैन दूसरे साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, टैन इनवर्स, और जो बाकी ये जो सभी वैल्यू थी हमने इसको रख दिए ब्रैकेट में। इस तरह से हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट की। तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट किए, थोड़ी देर पहले हमने ये आर का भी फार्मूला फाइंड आउट किए, तो हमने क्या कर दिए, ये जो है बीच का डायगोनल ये आर था, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट किए और अल्फ़ा भी फाइंड आउट किए, मतलब इस आर की जो डायरेक्शन है वो भी फाइंड आउट किए। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, आपको स्टार्टिंग से पता था कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के हिसाब से हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसके हिसाब से अगर कोई दो वेक्टर्स, मतलब ये है पहला वेक्टर p बार और ये दूसरा वेक्टर है q बार, अगर कोई दो वेक्टर्स किसी तो भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड शो करते हैं, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम का क्या रहेगा, डायगोनल रहेगा। तो ये डायगोनल हमने r की वैल्यू फाइंड आउट किए, फार्मूला r इक्वल्स टू हमने फाइंड आउट कर लिए है, और ये जो अल्फ़ा है ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से रिजल्टेंट का हमने मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की हमने डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिए। तो होप सो बच्चों आपको ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समझ में आ गया होगा। तो ये क्या था, वेक्टर्स एडिशन करने की एक टेक्निक थी। तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।